तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 2 इज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो वी हैव सीन, हमने देखा सिंपलेक्स प्रॉब्लम जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो इंक्रीज करते चले जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ दिस मेथड बिकम मोर एंड मोर लेबोरियस, यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती चली जाएगी। सिंपलेक्स प्रॉब्लम में अगर 7-8 वेरिएबल आ गए या 7-8 इक्वेशंस आ गई तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा टीडियस हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कुछ स्पेशल केसेस के लिए क्या करा, एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल दिया गया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के वैसे तो एप्लीकेशन बहुत सारे थे, शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, प्लांट लेआउट, इन्वेंट्री, एम्प्लॉयमेंट, बहुत जगह हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल यूज कर सकते हैं। बट अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो वी विल अप्लाई दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ओनली, वी विल अप्लाई दिस मॉडल टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ओनली। तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, सपोज देयर इज अ सप्लाई, ठीक है, एंड देयर इज अ डिमांड। तो डिमांड क्या है, अलग अलग जगह पे डिमांड है, नंबर 1 2 3। सपोज कोई प्रोडक्ट है, वो मेरठ में भी बिक रहा है, मोदी नगर में बिक रहा है, बुलंदशहर में बिक रहा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सप्लाई है, अलग अलग डिमांड है। सप्लाई का मतलब ये है कि सपोज यू आर हैविंग अ 3 प्लांट, आपके पास एक दो तीन तीन प्लांट हैं और तीनों ही प्लांट में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, और उस प्रोडक्ट को आप कहाँ लेके जा रहे हो, उस प्रोडक्ट को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, टू द डिफरेंट सेंटर। तो जो भी आपके वेयर हाउसेस हैं, आपको प्लांट नंबर 1 से, प्लांट नंबर टू से या प्लांट नंबर 3 से अलग अलग वेयर हाउसेस में आपको जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, व्हेन वी ट्रांसपोर्ट दिस गुड्स, आवर गुड्स टू द डिफरेंट लोकेशन बाय अ ट्रक, कैसे भी कर सकते हैं हम, ट्रक से कर सकते हैं या बाई अदर मीनिंग कर सकते हैं। तो आवर एम इज इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आवर एम इज to minimize the transportation cost. Our aim is to minimize the transportation cost, keeping in mind that demand should be fulfilled. ठीक है, डिमांड शुड बी फुलफिल्ड। तो ऐसा नहीं करना है हमें कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के चक्कर में, सपोज आपकी सपोज मेरठ जोन में किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अगर 100 है, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के चक्कर में उसको मैं 90 ही सप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और इस तरीके से मिनिमाइज करना है कि हमारा जो डिमांड है वो अफेक्टेड ना हो। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स of doing this transportation model. So basically, transportation model is in any transportation question is divided into 2 step। बहुत ध्यान से सुनो जो अभी मैंने बताया था, इनिशियल और ऑप्टिमम। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या निकालते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में हम निकालते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इन द स्टेप नंबर 2 वी सी द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मेथड जो दे रखे हैं 1 2 3 4 5, दीज 5 मेथड्स आर टू कैलकुलेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब ये है कि इसे ऐसे समझो आप, सिंपलेक्स में आप टेबल नंबर 1 बनाते थे तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते थे। तो शुरू के जो स्टेप हैं वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, बाद के जो स्टेप हैं वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, यानी इट इज इटरेट वी इटरेट टुवर्ड्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये बाकी के स्टेप हम बाद में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट initial basic feasible solution. There are 5 methods. Number 1 is northwest corner rule, row minimum method, column minimum method, least cost method, and Vogel's approximation method. So these 5 methods are used to calculate initial basic feasible solution. In today's lecture, we will see how to calculate initial basic feasible solution of a given question of transportation. तो एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक समझ में आया कोई डाउट इसमें, जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, देन वी विल कम टू द थ्योरी। पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की जो थ्योरी है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो एक बार न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा
तो थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। नाउ लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल। अ डेयरी फर्म हैज 3 plants, production at each plants are 6 million लीटर, 1 million लीटर एंड 10 million लीटर। यानी तीन प्लांट हैं जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे अमूल, एक एग्जांपल ले लो, आप अमूल का ले लो। तो 3 लोकेशन पे इसके प्लांट हैं, जिसमें पहले प्लांट में 6 million लीटर मिल्क हो रहा है, दूसरे प्लांट में 1 million लीटर मिल्क हो रहा है, और तीसरे प्लांट में 10 million लीटर मिल्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ईच डे फर्म मस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो देयर आर 5 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, 1, 2 एंड 3, 4। ठीक है। सेंटर आप मान जा सकते हो कि एक मेरठ में है, एक मोदीनगर में है, एक मुजफ्फरनगर में, एक बुलंदशहर में है। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे हैं, अलग अलग शहरों में जो रिक्वायरमेंट है मिल्क की। लेट अस टेक इन द फर्स्ट वन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 7 million लीटर, 5 million लीटर एंड 3 million लीटर एंड 2 million लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट ऑफ शिपिंग ऑफ 1 million लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम ईच प्लांट टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज गिवन। तो ये जो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दे रखी होती है, ये कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी होती है। दिस मैट्रिक्स इज कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स का मतलब क्या है? देखो, 3 प्लांट ने, 1, 2, 3, और 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। यानी सपोज मैं प्लांट नंबर 3 से प्लांट नंबर 4 पे अगर मैं मिल्क का ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो 9 रुपीज, ये अच्छा एक्चुअल में 100 रुपीज है। यूनिट कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करनी है। एक्चुअल में 900 रुपए खर्च हो रहे हैं पर 1 million लीटर मिल्क। यानी 1 million लीटर मिल्क प्लांट नंबर 3 से प्लांट नंबर 4 में ट्रांसपोर्ट करने में मुझे 900 रुपए का खर्चा हो रहा है। इसी तरीके से प्लांट नंबर 2, फॉर एन एग्जाम्पल, प्लांट नंबर 2 से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3 में मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब 1 यूनिट कॉस्ट है, ये यूनिट कॉस्ट, ठीक है। 1 million लीटर मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने में मुझे 600 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो डिवाइडेड बाय 100 है, कॉस्ट मैट्रिक्स है। कॉस्ट मैट्रिक्स इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ना हमारा जो टास्क है, क्वेश्चन है हमारा, टोटल कॉस्ट ऑफ द शिपमेंट नीड्स टू बी मिनिमाइज। हमें क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। डिटरमाइन द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, यानी हमें लेट अस से पहले हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद सेकंड स्टेप हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेंगे विथ ऑल द 5 मेथड, 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी 5 मेथड हैं उनसे हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब पहले तो मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक 3 प्लांट है और कुछ अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और हमें मिल्क की सप्लाई करनी है, और इस तरीके से करनी है कि डिमांड भी हमारी डिस्टर्ब ना हो, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो लेट अस सी, वी विल सी दिस लेटर ऑन, इसको हम बाद में देखेंगे। नो, फर्स्ट मेथड इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का मतलब ये है, हमें पता है डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या हो गया? ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, लेफ्ट और अपर मोस्ट पोर्शन हो गया। तो हमें क्या करना है? सी, इस क्वेश्चन में प्लांट नंबर ए की कैपेसिटी कितनी है? प्लांट नंबर ए इज प्रोड्यूसिंग 6 million लीटर मिल्क, प्लांट नंबर बी इज प्रोड्यूसिंग 1 million लीटर मिल्क, प्लांट नंबर सी इज प्रोड्यूसिंग 10 million लीटर मिल्क। पी क्यू आर एस 4 वेयर हाउस है, उनकी रिक्वायरमेंट है 7, 5, 3 एंड 2 million लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, हमें एलोकेट करना है। एलोकेट मतलब कितना मिल्क हम कौन से प्लांट से किस वेयर हाउस तक पहुंचाए, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो डिसाइड करने का स्टार्टिंग जो पॉइंट है, हमें शुरुआत कैसे करनी है, उसके लिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, हमें वी नीड टू सेलेक्ट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इस मैट्रिक्स का क्या हुआ? एक्चुअल में एक मैट्रिक्स ही बन रही है। दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज नथिंग बट अ कॉस्ट मैट्रिक्स। जो हमने बात करी, ये मैट्रिक्स बन रही है। इस कॉस्ट मैट्रिक्स में हमने एक कॉलम ऐड कर दिया सप्लाई का, जो क्वेश्चन में दे रखा था, और एक रो हमने ऐड कर दी डिमांड की। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये मैट्रिक्स दे रखी थी, हमने एडिशनली
सप्लाई और डिमांड अपने पास से ऐड कर दी, एक एक रो और कॉलम ऐड कर दिया। नाउ एज पर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वी नीड टू सेलेक्ट दिस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यानी दिस सेल नंबर 11। तो सबसे पहले हमें ये मैट्रिक्स का सेल नंबर 11 हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे समझो ये मैट्रिक्स कितने की है, अ, कितने बाई कितने की है, ये मैट्रिक्स है 3/4, 3/4 की है। तो इसका जो पहला सेल है, दिस इज सेल नंबर 1। तो एज पर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वी नीड टू सेलेक्ट दिस सेल नंबर 1। ना जब सेल नंबर 1 हम सेलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे इस सेल नंबर 1 के रिस्पेक्ट में सप्लाई सप्लाई है 6 की, ठीक है, और डिमांड है 7 की। तो जो भी लीस्ट होगा, यानी 6 इज लेस देन 7, जो भी लीस्ट होगा वो हम इसे एलोकेट कर देंगे। ये आप थंब रूल बना लो, जो भी लीस्ट आएगा यहाँ पर डिमांड और सप्लाई में ये मैंने एलोकेट कर दिया। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ ये समझो। इसका मतलब प्लांट नंबर ए में जो 6 मिलियन लीटर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा का पूरा मैंने वेयर हाउस नंबर पी में पहुंचा दिया, ठीक है। तो प्लांट नंबर ए के पास तो कुछ नहीं बचा, अब सारा का सारा मिल्क उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो इस लाइन को मैं स्ट्राइक आउट कर दूंगा। नाउ माई मैट्रिक्स बिकम 2/4। अब मेरी मैट्रिक्स 2/4 की रह गई, ठीक है। अब ये इसका कोई भी सेल अब अगले नेक्स्ट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये इस रो नंबर 1 को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है। अब 7, ये है 6, और यहाँ थी इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी 7 की। तो 7 - 6 = 1। अभी भी पी को 1 मिलियन लीटर मिल्क और चाहिए, ठीक है। नाउ अगेन रिमेनिंग मैट्रिक्स जो बची हमारी 2/4 की, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बची इसमें हम फिर से वही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज अगेन दिस। ये कौन सा हो गया हमारा, सेल नंबर 1 ही हो गया जो रिमेनिंग मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे सप्लाई कितनी है 1 और डिमांड कितनी है 1, ठीक है, बहुत बढ़िया कंडीशन है। तो मैं 1 एलोकेट कर दूं, यानी प्लांट नंबर बी के पास जो 1 मिलियन लीटर मिल्क था वो उसने पूरा का पूरा सप्लाई कर दिया पी को, और पी ने रिसीव कर लिया 1 मिलियन लीटर। उस तो पी की डिमांड अब बची 0, उसकी पूरी की पूरी डिमांड जो है फुलफिल हो गई। तो यानी मैं कॉलम नंबर 1 को भी स्ट्राइक आउट कर दूंगा, ठीक है। यानी देखो प्लांट नंबर जो वेयर हाउस नंबर पी था उसको 6 + 7 = 7, टोटल 7 की रिक्वायरमेंट थी, और 7 मिलियन मिल्क उसको मिल गया। तो अब आगे इसे अ, आगे ऑपरेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। प्लांट नंबर ए और बी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और वेयर हाउस नंबर पी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की डिमांड सर और सप्लाई बराबर हो गई। बोलो। सर ये बी वाला बता दो सर एक बार। बी वाला देखो यहाँ हाँ पर सर। रिमेनिंग मैट्रिक्स कितनी थी, ये रिमेनिंग मैट्रिक्स है भाई। पहली वाली मैट्रिक्स तो स्ट्राइक आउट कर दी मैंने। यस सर। अब जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बची, ये बची टू टू बाई बाई फोर फोर की, ठीक है। अब इस रिमेनिंग मैट्रिक्स में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, यही वाला होगा ना, 1 ये वाला। हाँ यही 1 वाला होगा। तो इस सेल के रिस्पेक्ट में मैंने देखी डिमांड और सप्लाई, बस इस सेल के रिस्पेक्ट में मुझे डिमांड भी देखनी है और सप्लाई भी देखनी है। तो डिमांड भी 1 थी और सप्लाई भी 1 थी, तो मैंने 1 को एलोकेट कर दिया। जब मैंने 1 को एलोकेट कर दिया तो प्लांट नंबर बी के पास अब कुछ मिल्क बचा ही नहीं, तो मैंने ये स्ट्राइक आउट कर दिया। रो नंबर 2 R2 मैंने स्ट्राइक आउट कर दी, और ये R1 जो है कॉलम नंबर 1 है वो भी मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, क्योंकि प्लांट नंबर सॉरी वेयर हाउस नंबर पी को 7 मिलियन लीटर की मिल रिक्वायरमेंट थी, वो भी फुलफिल हो गई। तो मैंने कॉलम नंबर 1 को भी स्ट्राइक आउट कर दिया और रो नंबर 2 को भी स्ट्राइक आउट कर दिया। अब जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बची, ये रिमेनिंग मैट्रिक्स बची 1/3 की रिमेनिंग मैट्रिक्स बची। अब इस रिमेनिंग मैट्रिक्स में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के हिसाब से ये वाला सेल सेलेक्ट कर लूंगा। इस सेल में डिमांड कितनी है 5 और सप्लाई कितनी है 10। तो 5 इज < <10, ठीक है। < <10 तो मैं क्या करूंगा 5 एलोकेट कर दूं। ये 5 से ज्यादा मैं एलोकेट कर ही नहीं सकता। अगर मैं 5 से ज्यादा 6 एलोकेट कर दूंगा तो क्यू को रिक्वायरमेंट देनी है 1 मिलियन लीटर जो मिल्क है वो बर्बाद चला जाएगा। तो मुझे केवल 5 ही देना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट 5 है, तो मिनिमम मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया 5। तो प्लांट नंबर सी के पास 10 - 5 अभी भी 5 मिलियन लीटर मिल्क बचा। इस ऑपरेशन के बाद कॉलर नंबर 2 स्ट्राइक आउट कर दिया मैंने।
नाउ जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है, फिर से मैंने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। 3 और 5 में 3 is less than 5। ठीक है, तो इसको मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। अब एक सेल बचा, तो एक सेल बचा, यहाँ पर बचा 2। 5 - 3 कितना हो गया? 5 - 3 इज इक्वल टू 2, और 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है, ये पूरी बैलेंस हो गई। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड बैलेंस मैट्रिक्स। बैलेंस मैट्रिक्स का मतलब है व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, कैसे? हमारी कितनी थी? 7 7 5 3 2 की डिमांड थी, और सप्लाई कितनी थी? 6 3 और 10। तो 7 5 12 13 14 15 16 17 की डिमांड थी, और 17 की ही सप्लाई थी। मतलब प्लांट में 17 मिलियन मिल्क ही प्रोड्यूस हो रहा था, और वेयर हाउस में भी हमें 17 मिलियन लीटर की रिक्वायरमेंट थी। तो ये बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया मतलब बैलेंस हो गई। जीरो 0 0 हो गया। सर 6 1 और 10 है। 6 1 और 10 है। ओके, बैलेंस तो हुई नहीं सर ये। नहीं अब हो गई। 17 17 हो गलत, गए ना। हाँ हो गया। 17 17 ये मैंने गलत लिख दिया था। 6 3 मैंने यहाँ गलत लिख दिया था। ठीक है, 6 1 और 10। 6 + 1 + 10 इज इक्वल टू 17। 7 5 12 13 14 15, और 2 इज इक्वल टू 17। आगे समझ में? एक बार फिर से बताऊं, पहला क्वेश्चन है, थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, फिर से बताऊं क्या? देखो बता एक दो बार सर। फिर से, एक बार फिर से बताता हूँ क्वेश्चन। वी एडेड अ सप्लाई कॉलम, वी एडेड अ रो। जो हमें क्वेश्चन दे रखा था, उसमें हमने सप्लाई का एक कॉलम ऐड कर दिया, और डिमांड के लिए एक मैंने रो ऐड कर दी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के हिसाब से जो भी मैट्रिक्स है, उसका हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये हो गया। 6 और 7, विच वन इज लेस? 6 को मैंने एलोकेट कर दिया। यहाँ पर डिमांड कितनी बची? 7 - 6 इज इक्वल टू 1। स्ट्राइक आउट कर दिया। नाउ अगेन दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। डिमांड और सप्लाई और डिमांड 1 1 की है, तो 1 मैंने एलोकेट कर दिया। एलोकेट का मतलब ये है कि 1 मिलियन लीटर मैं अब ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी एलोकेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर मैंने 6 मिलियन लीटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया। 1 और 1, इसकी रिक्वायरमेंट 0 हो गई, और ये भी फुलफिल हो गया। तो यहाँ पर मैंने स्ट्राइक आउट, रो नंबर 2 को स्ट्राइक आउट कर दिया, कॉलम नंबर 1 को स्ट्राइक आउट कर दिया। नाउ इन दिस रिमेनिंग मैट्रिक्स दिस इज अवर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। यहाँ पर 5 और 10 में विच वन इज मिनिमम? आपको बस डिमांड और सप्लाई में जो मिनिमम है, वो एलोकेट कर देना है, बस ये थंब रूल है। तो ये मिनिमम है। 10 - 5 इज इक्वल टू 5। इसको स्ट्राइक आउट कर दिया। नाउ दिस इज अवर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। 3, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। वेयर हाउस नंबर आर की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब बचा 2, तो इसको 2 को मैंने सप्लाई कर दिया यहाँ। तो ये हो गया 0। यानी प्लांट नंबर सी के पास 10 मिलियन लीटर मिल्क था, वो 5 उसने क्यू को दे दिया, 3 आर को दे दिया, और 2 एस को दे दिया। ठीक है, तो प्लांट नंबर सी के पास भी अब कुछ नहीं बचा, तो ये भी स्ट्राइक आउट हो गया, और इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, तो ये भी स्ट्राइक आउट हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं। नाउ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो अगर बैलेंस मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, तो टोटल 17 यहाँ पर आ गया। नॉट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टीसी इज इक्वल टू 1 मिलियन लीटर मिल्क को प्रोड्यूस करने में पहुंचाने में मुझे 200 रुपए का खर्चा हो रहा था। ठीक है, तो मैं 2 इंटू 6 की फॉर्म में लिखूंगा, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 इंटू 6 यानी 6 मिलियन लीटर को पहुंचाने में मुझे कितना खर्चा होगा? 6 इंटू 2 प्लस जितने भी एलोकेटेड मैट्रिक्स हैं वो देखो, 1 इंटू 1, यहाँ आ गया 8 इंटू 5 वाला, प्लस 8 इंटू 5, प्लस 15 इंटू 3, प्लस 9 इंटू 2। बताओ कितना आएगा इसका आंसर? इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा? 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट? करो, कैलकुलेट करो। करो भाई कैलकुलेट। 116। 116।
यस इट इज 116। ठीक है, तो देखो एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मैशी हो गया है ना, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखोगे तो जो स्ट्राइक आउट करोगे बहुत ही पेंसिल से करोगे और बहुत ही हल्का सा स्ट्राइक आउट करोगे। तो इसको स्ट्राइक आउट किया मैंने, देखो इसको स्ट्राइक किया अपने हैंड रिटन नोट्स में। फिर कॉलम नंबर 1 को स्ट्राइक आउट किया। कॉलम नंबर 3, 4, 5 को स्ट्राइक आउट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली 5, 3, 2 तो आ ही जाना है। तो बहुत ज्यादा लाइनें भी नहीं खींचनी है एग्जाम में। ठीक है, जहाँ जितनी मिनिमम स्ट्राइक आउट लाइंस आप खींचोगे उतना विजिबिलिटी उसकी सही रहेगी। और बहुत ही लाइट कलर से करनी है, हल्की पेंसिल चला के स्ट्राइक आउट करना है। नाउ 116 यूनिट आ गया, यूनिट कॉस्ट आ गई, और एक यूनिट जो है वो 100 रुपए के बराबर है, तो यानी 11,600 रुपए खर्च हुए। when we apply northwest corner rule, company need to pay 11,600 rupees to transport the total milk into the various distribution center। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। नाउ मेथड नंबर 2 इज रो मिनिमम मेथड। तो रो मिनिमम मेथड में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगा, रो मिनिमम से। तो ये हो गई रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। ठीक है, तो रो नंबर वन में मिनिमम क्या है, रो मिनिमम मिनिमम क्या है, 2 ही है मिनिमम। 2, 3, 11, 7 में मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 2। तो मैं 2 को सेलेक्ट कर लूं। अब 2 के रिस्पेक्ट में सप्लाई है 6 और डिमांड है 7, तो अगेन मैं एलोकेट कितना कर दूंगा, 6 एलोकेट कर दिया। प्लान नंबर 1 का काम खत्म हो गया, स्ट्राइक आउट कर दिया मैंने। ठीक है, 7 - 6 इज इक्वल टू 1। नाउ इन द रिमेनिंग मैट्रिक्स अगेन गो बाई रो नंबर 2। तो स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे, R1, R2, R3 इसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो रो नंबर 2 में ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 0। तो 0 है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। इसके रिस्पेक्ट में सप्लाई है 1 और डिमांड है 5, तो मिनिमम क्या है, सप्लाई। तो मैंने 1 एलोकेट कर दिया, और 5 - 1 इज इक्वल टू 4। दिस इज स्ट्राइक आउट, इसको मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। ठीक है, अगेन रो नंबर 3 में देखो आप मिनिमम क्या है, 5। मिनिमम है 5, और 5 के रिस्पेक्ट में सप्लाई है 10 और डिमांड है 1। तो मिनिमम क्या है, 1। सप्लाई और डिमांड में मिनिमम है 1। 10 - 1 इज इक्वल टू 9। कॉलम नंबर 1 को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। नाउ अगेन इन द रिमेनिंग मैट्रिक्स, इन दिस रिमेनिंग मैट्रिक्स मिनिमा इज 8। तो यहां पर मैंने 4 की सप्लाई कर दी। 4 और 9 में 4 इज मिनिमम, 4 की सप्लाई कर दी, तो 9 - 4 इज इक्वल टू 5। कॉलम नंबर 2 को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। 15, तो यहाँ पर 9 जो है वो कम है, तो यहाँ मैंने 2 दे दिया। 5 - 2 इज इक्वल टू 3, इसको स्ट्राइक आउट कर दिया, और रिमेनिंग इसको मैंने 3 दे दिया। 3 दे दिया तो यहाँ 0 बचा। नाउ टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 2 × 6 प्लस 0 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस 8 × 4, 4 प्लस 15 × 3 प्लस 9 × 2 इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा। 2 × 6 प्लस 0 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस 8 × 4 प्लस 15 × 3 प्लस 9 × 2 कितना आएगा बताओ। 112। 112। ठीक है, तो 112 में यूनिट 112 आ गया। इसका मतलब जब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा रहे हैं तो 11,600 रुपए देने पड़ रहे हैं, और वही हमने मेथड अगर चेंज कर दिया तो फायदा कितना हो गया, 400 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, मेथड नंबर 1 और 2 के रिस्पेक्ट में कुछ भी हमने रिसोर्सेस ऐड नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लगाई और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो 400 रुपए का यहाँ पर फायदा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बहुत आसान है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन और आसान होते चले जाएंगे। आगे बढ़े। नाउ थर्ड मेथड इज कॉलम मिनिमम मेथड। तो कॉलम मिनिमम मेथड के नाम से ही पता चल रहा है, हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1, 2, 3 का मिनिमा सेलेक्ट करेंगे। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4। तो यहाँ पर मिनिमा क्या है, 2, 1, 5 में मिनिमा क्या है, 1। 1 के रिस्पेक्ट में सप्लाई है 1 और डिमांड है 7। क्या लिखूं यहाँ पर, एलोकेट कितना करूं,
1 एलोकेट कर दूं, बोलो अब तो आप खुद ही कर लोगे क्वेश्चन। इसको मैं 1 एलोकेट कर दूं, और जब मैंने 1 एलोकेट कर दिया तो डिमांड कितनी बची, 7 - 1 इज टू 6। तो प्लांट नंबर बी के पास जो 1 मिलियन लीटर था वो कंज्यूम हो गया, इसको मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। अगेन मैं देखूंगा मिनिमा, तो कॉलम नंबर 1 के अभी दो एलिमेंट बचे हुए हैं, 2 और 5। तो 2 और 5 में मिनिमम इज 2। तो 2 के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ सप्लाई भी 6 की है और डिमांड भी 6 की है। तो मैं एलोकेट कितना करूंगा, 6। 6 एलोकेट कर दिया, यहाँ पर 0 बचा और इसके पास भी 0 बचा। तो यहाँ R1 स्ट्राइक आउट हो गया और कॉलम नंबर 1 भी स्ट्राइक आउट हो गया। तो वही कंडीशन आ गई, देखो इसमें नॉर्थ वेस्ट वाला ही आंसर आ गया इसमें। अब बचा 8, 15 और 9। तो मिनिमम है 8, तो यहाँ पर मैंने 5 दे दिया, 0 हो गया। 10 - 5 इज इक्वल टू 5। मिनिमम है 9, सॉरी इस मतलब कुछ कहीं भी दे दो कोई फर्क नहीं है। 15, यहाँ 3 हो गया, कॉलम में ये 3 हो गया और ये हो गया 2। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। Now total transportation cost is equal to 2 into 6 plus 1 into 1 plus 8 into 5 plus 15 into 3 plus 9 into 2 is equal to, बताओ कितना आ रहा है। 116 जाएगा सर। 116 आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो बराबर आ गया, 116 यूनिट आ रहा है, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,600 रुपए खर्च हो रहा है। यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला ही आ रहा है। कॉलम मिनिमा से जब हम निकालेंगे तो यू विल सी 116, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉट टेक अनदर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड। अभी तक समझ में आया, ये बताओ, तेजी से तो नहीं हो रहा? क्यों भाई, समझ में आ रहा है? बताओ भाई, कितने लोग हैं क्लास में? हर्षवर्धन, यस सर, यस सर, आ रहा है समझ में? यस सर, क्षितिज, यस सर। आ रहा है समझ में? इंटरेस्ट आ रहा है? यस सर। चलो, तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है अपने आप ही कर लोगे तुम, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इन दिस क्वेश्चन, जैसे नाम से पता चल रहा है लीस्ट कॉस्ट, तो लीस्ट कॉस्ट जो मेथड है वो इम्प्रूवमेंट है रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा का। ठीक है, तो रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा में इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आंसर आपका अच्छा आएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा। बट लीस्ट कॉस्ट मेथड में आपका ऑप्टिमम ही आएगा। तो रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा जनरली यूज नहीं करते हैं, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए। जनरली आप देखोगे इस क्वेश्चन को हम कहीं रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा को कहीं यूज नहीं करते हैं, वी अप्लाई लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है वो रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा दोनों को ही कंसीडर कर लेता है। तो अल्टीमेटली हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस करना है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जहां पर खर्चा कम हो रहा है हमें उसे ही सेलेक्ट करना है। तो हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। अभी तक हम केवल कॉलम और रो को लेके चल रहे थे, अब हम पूरी मैट्रिक्स को लेके चल रहे हैं। जहां पर हमें मिनिमम कॉस्ट दिख रही है वहां पर हम अपना ट्रक भेज देंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इन दिस कंप्लीट मैट्रिक्स मिनिमम कॉस्ट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं हो रहा है, तो 0 के रिस्पेक्ट में सप्लाई और डिमांड, विच वन इज लेस, सप्लाई इज लेस, तो मैंने 1 एलोकेट कर दिया। 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो प्लांट नंबर बी स्ट्राइक आउट कर दिया, इसकी जो सप्लाई थी इन्हें डिलीवर कर दी। नाउ सी 2, 3, 11, 7, 5, 8, 15, 9 जो रिमेनिंग सेल है, सेल एलिमेंट में मिनिमम क्या है, 2। बताओ कितना है, थोड़ा सा बताओ तो, थोड़ा सा आप लोग भी इन्वॉल्व हो इसमें। अब मिनिमम कितना है, 6 देगा सर। क्या कितना एलोकेट करूं यहाँ? 6। 6। 6 क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई 6 की है और डिमांड 7 की है, तो जो मिनिमम होगा उसको मैंने एलोकेट कर दिया। 1 बचा। 7 - 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या बचा, 5, 8, 15 और 9। इसमें मिनिमम क्या है, 5। मिनिमम क्या है, 5। तो 5, 1 और 10 में मिनिमम क्या है, डिमांड और सप्लाई में डिमांड इज मिनिमम, तो मैंने 1 एलोकेट कर दिया। 10 - 1 इज इक्वल टू 9। तो ये कॉलम नंबर 1 स्ट्राइक आउट कर दिया।
8 5 9 में मिनिमम क्या है 8, तो 4 यहाँ मैंने 4 एलोकेट कर दिया, 9 - 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये कॉलम नंबर 2 स्ट्राइक आउट हो गया। 15 और 9 में मिनिमम क्या है 9, 2 एलोकेट कर दिया, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, इसको स्ट्राइक आउट कर दिया। यहाँ पर कॉलम नंबर 3 15 मिनिमम है, अब एक ही सेल बचा 15, तो मैंने एलोकेट कर दिया 3 और ये हो गया 0, तो कॉलम नंबर 3 भी स्ट्राइक आउट हो गया। नॉट कैलकुलेट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 × 6 प्लस 0 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस 8 × 4 प्लस 15 × 3 प्लस 9 × 2 इज इक्वल टू, बताओ कितना आ रहा है 112 112। तो यू कैन सी जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है उसमें हमेशा आपको या तो बराबर मिलेगा या अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम मेथड। तो 112 आ रहा है यूनिट कॉस्ट आ रही है, तो 112 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, 11,200 रुपए का खर्चा हो रहा है व्हेन वी आर अप्लाइंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मेथड, द मेन मेथड इज method number 5, Vogel's approximation method. So this method is very very important, और in all the above 4 method सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो Vogel's approximation method से निकल के आता है। और अगर बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर कोई भी मेथड स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यू नीड टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय Vogel's approximation method ओनली। ठीक है, तो बाकी के 4 मेथड से कंपेयर में सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में आता है। नाउ व्हाट इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड? देखो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में इसको थ्योरी को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बहुत लंबी थ्योरी है इसकी। आप ये समझ लो कि वी ऑलवेज कैलकुलेट अ पेनल्टी कॉस्ट। ठीक है, हम गलत अलॉटमेंट ना करें, इसके लिए हम एवरी सेल में एवरी रो और कॉलम में एक पेनल्टी कॉस्ट निकालते हैं, एंड दिस पेनल्टी कॉस्ट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द ईच कॉलम एंड ईच रो। तो कॉलम और रो का स्मॉलेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट का हम डिफरेंस निकालते हैं, दैट डिफरेंस इंडिकेट द पेनल्टी इनकर्ड बाय फेलिंग टू make an allocation to the smallest cost cell in that row or column। मतलब इस पेनल्टी निकालने की वजह से हम गलती करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, हम बाय डिफॉल्ट जो अलॉटमेंट करते हैं वो मिनिमम सेल में चला जाता है। ठीक है, नाउ इसको बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगले न्यूमेरिकल में देखेंगे। लेट अस solve this numerical, the same numerical which we have done by with the 4 method by Vogel's approximation। Vogel approximation is also called VAM in the short form। now क्या कह रहा है, पेनल्टी कॉस्ट निकालनी है आपको, हर ऑपरेशन से पहले आपको पेनल्टी कॉस्ट निकालनी है। तो रो नंबर 1 में रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 4 सब में पेनल्टी कॉस्ट निकालनी है, एंड पेनल्टी इज इक्वल टू मिनिमम एंड सेकेंड मिनिमम। तो मिनिमम कौन सा है यहाँ पर 2, और उसके बाद जो दूसरा मिनिमम है सेकेंड हाईएस्ट है 2, 2 - 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 1। तो यहाँ पर पेनल्टी आ गई 1। इसी तरीके से रो नंबर 2 में पेनल्टी कितनी आएगी 1 0 6 1 में दो मिनिमम एलिमेंट कौन से हैं 1 and 0, पेनल्टी विल बी 1। इन द कॉलम नंबर 3 पेनल्टी कितनी होगी, मिनिमम 2 एलिमेंट कौन से हैं 3 हाँ, पेनल्टी हो जाएगी 8 - 5 इज इक्वल टू 3। नाउ इन कॉलम नंबर 1 2 1 5 मिनिमम कितना है 2 और 1, पेनल्टी कितनी हो जाएगी 1। इन कॉलम नंबर 2 पेनल्टी कितनी हो जाएगी 3 - 0 इज इक्वल टू 3। इन कॉलम नंबर 3 पेनल्टी कितनी हो जाएगी, मिनिमम एलिमेंट कौन से हैं 6 और 11, तो 11 - 6 इज इक्वल टू 5।
कॉलम नंबर 4 में क्या हो जाएगी, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी एलोकेशन कर रहे थे उससे पहले हम क्या कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट ले रहे थे, कॉलम का मिनिमम ले रहे थे, रो का मिनिमम ले रहे थे, या पूरी मैट्रिक्स का मिनिमम ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन है, बिफोर बी एलोकेट एनी नंबर, जैसे हम यहाँ पर एलोकेशन कर रहे थे 6, 4 या जो भी एलोकेशन कर रहे थे 3 और 2, बिफोर बी मेक डिसीजन इन एवरी ऑपरेशन वी नीड टू कैलकुलेट दिस पेनल्टी। हर रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में हमें ये पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। तो पहला ऑपरेशन, पेनल्टी हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ मेक द एलोकेशन विद रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट पेनल्टी। तो अमंग दिस पेनल्टी 1, 3, 5 एंड 6, 1, 1, 3 हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है, 6, और इस 6 के रिस्पेक्ट में 6 जो पेनल्टी आ रही है वो कॉलम नंबर 4 में आ रही है। 6 जो पेनल्टी आ रही है, हाईएस्ट पेनल्टी कॉलम नंबर 4 में आ रही है। तो कॉलम नंबर 4 के मिनिमम सेल में, तो मिनिमम सेल कितना हो गया, 719, कितना हो गया 1, मिनिमम सेल हो गया 1। तो यहां पर एलोकेशन कर दो। अब 1 में एलोकेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 1 की सप्लाई हो गई 1 और 9 हो गई डिमांड। यहाँ पर मैंने 1 एलोकेट कर दिया, 1 एलोकेट कर दिया। डिमांड पे 2 है सर, सॉरी डिमांड सॉरी, तो डिमांड जो है वो 2 है, आई एम सॉरी, डिमांड जो है 2 है और सप्लाई है 1। तो 2 और 1 में मिनिमम क्या है 1, तो यहाँ पर 1 मैंने एलोकेट कर दिया और 2 माइनस 1 विल बिकम 1। तो प्लांट नंबर बी मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, यहाँ पर सप्लाई जो है पूरी डिलीवर्ड हो गई। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन में जब मुझे एलोकेशन करना है, वी आई नीड टू कैलकुलेट अगेन पेनल्टी। तो यहाँ पर पेनल्टी कितनी होगी, 2, 3, अगेन वही हो जाएगी 2, 3, 11, 7 में। यहाँ पेनल्टी चेंज नहीं करेगी, यहाँ पर 1 ही रहेगी। अब ये क्योंकि रो नंबर 2 स्ट्राइक आउट हो गई तो नो नीड टू कैलकुलेट पेनल्टी, यहाँ पर मैंने डैश लगा दिया। इन रो नंबर 3 अगेन पेनल्टी जो है वो 3 रहेगी। ठीक है, इन कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में देखो चेंज हो गई, अब 2 और 5, 2 माइनस 5, अब 2 ही सेल बचे हैं यहाँ पर, 2 और 5। तो पेनल्टी इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 11 माइनस 15 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 9 या 9 माइनस 7, बेसिकली हम डिफरेंस ले रहे हैं, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। नाउ सी विच वन इज हाईएस्ट, 3, 5, 4, 2, 1 और 3 में हाईएस्ट क्या होगी पेनल्टी, 5। तो हाईएस्ट पेनल्टी इज विद रिस्पेक्ट टू कॉलम नंबर 2। तो इसके रिस्पेक्ट में हम कॉलम नंबर 2 देखेंगे, वी विल सी द कॉलम नंबर 2, वेयर हाउस नंबर क्यू। तो इस वेयर हाउस के रिस्पेक्ट में मिनिमम क्या है, 3 और 8 में मिनिमम है 3। तो वी विल सेलेक्ट दिस सेल, इस सेल में 5 और 6 मिनिमम कितना है, डिमांड, डिमांड या सप्लाई में डिमांड मिनिमम है तो मैंने 5 की सप्लाई कर दी। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 और कॉलम नंबर 2 को स्ट्राइक आउट कर दिया। ठीक है, अगेन अब मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे, फिर से पेनल्टी निकालनी है। 2, अब सेल रो नंबर 1 में सेल कौन से बचे, 2, 11 और 7। तो 2 माइनस मिनिमम 2 कौन से हो गए, 2 मिनिमम कौन से हो गए बताओ जरा, 2, 11, 7 में पेनल्टी कितनी लिखूं यहाँ, 5। 5। तो मिनिमम सेल हो गया 7 और 2, तो यहाँ पेनल्टी आ गई 5। रो नंबर 2 स्ट्राइक आउट हो गया, तो रो नंबर 3 यहाँ पर मैंने डैश लगा दिया। रो नंबर 5, 15 और 9, यहाँ पेनल्टी आ गई 5। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 में, कॉलम नंबर 1 तो कोई स्ट्राइक आउट हुआ नहीं था, तो 2 और 5 यहाँ पर एज इट इज आ गया 3। कॉलम नंबर 2 में क्योंकि स्ट्राइक आउट हो गया तो मैंने डैश लगा दिया। 11 और 15 यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, 7 और 9 यहाँ पर आ गया 2। नाउ अमंग दिस 3, 4, 2 एंड 5 और 4 विच वन इज मैक्सिमम पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी इज 5 विद रिस्पेक्ट टू रो नंबर 1। तो रो नंबर 1 में मिनिमम एलिमेंट क्या है आपका 2, 11 और 7 में मिनिमम एलिमेंट क्या है 2। तो 2 के रिस्पेक्ट में मैंने एलोकेशन कर दिया 1। 1।
टू के रिस्पेक्ट में मैंने एलोकेशन कर दिया 1, और यहाँ कितना बचा 6। तो मेरे पास 1 ही बचा था यहाँ पर, तो 5+1, तो रो नंबर 2 को, रो नंबर 1 को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। और यहाँ डिमांड कितनी रह गई इसकी, एक एक मिल गया ऐसे 1 मिलियन मिल। नाउ द रिमेनिंग डिमांड विल बी, अब क्या बचा हमारे पास, रो नंबर 3 ही बचा। अच्छा, अब पेनल्टी कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अब जो है 5, 15 और 9 तीन ही एलिमेंट बचे, और तीन ही आपकी ये डिमांड बची। तो मैं एज इट इज मैंने 6, 3 और 1, 6, 3, 9 और 1 10, यानी 10 - 6 अगर मैंने इसे एलोकेट किया, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बिकम कितना, कितना हो गया निकालो जरा, 2 × 1 प्लस 3 × 5 प्लस 1 × 1 प्लस 5 × 6 प्लस 15 × 3 प्लस 9 × 1। जरा बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। 2 × 1 प्लस 3 × 102। 5 प्लस 1 × 1 प्लस 5 × 6, ठीक है, सही लिखा है। तो ये 102 आ रहा है, 102 यूनिट, या वी कैन से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,200 रुपीज। तो यू कैन सी, यू कैन कंपेयर इन द ऑल द मेथड। नॉर्थ वेस्ट से कितना आंसर आया था हमारा सेम प्रॉब्लम का, 11,600। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट से रो मिनिमल से आया था हमारा 11,200, कॉलम मिनिमल से आ रहा था 11,600, लीस्ट कॉस्ट से आ रहा था 11,200, और सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन आया, यानी सबसे बेनिफिटेड, जो कंपनी को जो फायदा हुआ, वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से हुआ। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से पूरे पूरे 1,000 रुपए और बच गए। ठीक है, तो 10,200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं कंपनी को। सेम सेम एक्सरसाइज कर रहा है, बस क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का एलोकेशन उसने चेंज कर दिया। जो वेयर हाउस नंबर 1 पे जो आपका एबीसी प्लांट से अलग अलग वेयर हाउस में जो हम प्रोडक्शन कर रहे, जो हम सप्लाई कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, बस उसने उसकी सीक्वेंस चेंज कर दी, और उससे देखो पूरे 1,000 रुपए का फायदा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है, बार बार ही भी मैं बताता हूँ आपको, इस सब्जेक्ट का मतलब ही यही है कि ऑप्टिमाइजेशन करना है विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही